गुड इवनिंग अगेन डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार हमारा जो बोर्ड एग्जाम है 2022 का फिजिक्स क्लास 12 में टोटल हमारे पास 9 चैप्टर बचे हैं और इन 9 के 9 चैप्टर्स को हम लोग केवल और केवल 9 दिन के अंदर देखो बहुत शानदार तरीके से करने जा रहे हैं। इन सभी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको देखो डेली करवा रहा हूं। आज हमारे 4th चैप्टर का जो पेपर है देखो वो मेरे हाथ में है और ऐसा कैसा सेम पेपर आपके पास पे कहां पर अभी बताऊंगा। तो हम लोग हर एक चैप्टर के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है केवल जिनको भी अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप आराम से इतने शानदार अंक अर्जित कर सकते हो जितनी शायद आपने खुद भी कल्पना नहीं की होगी। तो नमस्कार, देखो ये जो पेपर है ये कहां मिलेगा आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, जहां पे जाके आपको देखो चैनल को ज्वाइन करना और वहां पर मैंने आपके सारे चैप्टर्स, सारे 9 के 9 चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ डाल दी है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पीडीएफ को आप प्रिंट भी करवा सकते हैं और उसके जरिए आप अपने दिन को बहुत सुचारू तरीके से रख सकते हैं। अगर आपको इन चैप्टर्स के रिटन आंसर्स चाहिए तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि वो जो रिटन आंसर्स है वो भी मैं तैयार करवा कर और जल्दी से आपको ग्रुप के अंदर डाल दूं। ठीक है, अभी देखो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर 4th है आपकी इस पूरी क्लास 12 फिजिक्स का अभी जो हमारा सिलेबस बचा है उसके अंदर सबसे छोटा चैप्टर है। सबसे छोटा चैप्टर मतलब इतना छोटा है कि अभी देखो आप लोग खुद देखोगे कि लगभग 35-40 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और शानदार तरीके से देखो समझाने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट भी है, काफी शॉर्ट चैप्टर है। तो अपन बात करते हैं इसकी डिटेल से। ठीक है, देखो फिर से मैं अपनी उसी बात को दोहराऊंगा। फरवरी का महीना है, प्रेम का महीना है और जो फरवरी का महीना प्रेम का महीना है, अब आपको देखो प्रेम करना है आपकी फिजिक्स के साथ में, क्योंकि अगर आप फिजिक्स के साथ में प्रेम करोगे तो आपकी जो मार्कशीट के अंदर फिजिक्स के आगे जो डी के आगे कुछ छपा हुआ आएगा ना, मतलब जो अंक आपके आएंगे वो डेफिनेटली आपको देखो जीवन एक सुखद अनुभव आपको देंगे और प्रेम कहते ही इसे है जो सुखद अनुभव दे। तो चलिए हम लोग देखो शुरुआत करते हैं हमारे आज के पेपर की। देखना पहला प्रश्न कितना शानदार सा प्रश्न है, धारामापी का सिद्धांत बता दो। तो देखो बहुत ही आसान सी भाषा के अंदर अपन बात करते हैं कि देखो जब भी किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारा प्रवाह के कारण उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। यही धारामापी का सिद्धांत है और ये जो उत्पन्न विक्षेप है इसका मान धारा प्रवाह के समानुपाती होता है, यानी जितनी ज्यादा आप धारा प्रवाहित कराएंगे उतनी ही तेज आपका जो धारामापी है उसके अंदर विक्षेप आएगा, उतना ज्यादा विक्षेप उसके अंदर दिखाई देगा। ठीक है, यह है धारामापी का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा देखना दूसरा प्रश्न है वो है निम्न की परिभाषा लिखो। अपन को देखो परिभाषा पूछी है, 3 परिभाषा हमें बतानी है। इसके अंदर जो पहली परिभाषा मैंने आप लोगों से पूछी है वो है मानक एम्पीयर की परिभाषा बता दो। मैं कह रहा हूं देखो शानदार चैप्टर है, मजा आने जा रहा है चैप्टर के अंदर। ये जो पहली परिभाषा मानक एम्पीयर की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट, आप ये मान के चल सकते हो। देखो कितनी आसान सी परिभाषा है, इसको थोड़ा समझाता हूं आपको बोर्ड पे। देखना मान लो कि आपके पास 2 तार है, एक आपके पास ये तार है, एक दूसरा ये तार है। ठीक है, 2 तार आपके पास है। मान लिया इन दोनों तारों के बीच की जो दूरी है वो है 1 मीटर और दोनों तारों के अंदर मान लो धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, दोनों तारों के अंदर क्या बह रही है, धारा बह रही है। तो देखो मैं क्या कहता हूं, मानक एम्पीयर की परिभाषा कितनी आसान सी है। मैं कहता हूं कि 2 तार जो एक दूसरे से समांतर हैं और परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य यदि लगने वाले बल का मान, या मैं यूं कहूं कि इन दोनों तारों की प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का मान अगर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन हो, लगने वाले बल का मान कितना हो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो मैं कहूंगा कि तार में से प्रवाहित धारा का मान कितना है, 1 एम्पीयर है। ये है आपके 1 एम्पीयर की मानक परिभाषा। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर। अब जो दूसरा आपका बिंदु है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे रेखा समाकल की, भी रेखा समाकल की परिभाषा पूछिए। मैं कहता हूं आपकी जो पूरी फिजिक्स है प्रेम से भरी है, प्रेम का महीना है और मतलब मजा आने जा रहा है। रेखा समाकल देखो किसे कहते हैं इसकी अपन बात करते हैं, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, हालांकि देखो अब प्रेम का चर्चा हो रहा है तो देखो थोड़ी सी मैं एक बात विकास सर की मुझे याद आ गई जो कल मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों को बताई थी, उसकी बात करते हैं। देखो ये जो आपकी उम्र है लगभग आप सभी क्लास 12 के अंदर तो 15 से 19 साल की उम्र लगभग है। तो इस समय जो किया गया प्रेम है, अब फरवरी का महीना प्रेम का महीना चला, प्रेम की बात ना हो तो फिर मतलब मजे वाली बात नहीं आती। ठीक है, तो इस उम्र का जो प्रेम है आप लोगों का ये थोड़ा विचित्र होता है। मैं इसको यूँ कहूँ कि काफ़ी एकदम रोमानियत भरा प्रेम होता है। इस उम्र के नायक नायिका बातें भी बड़ी अजीब किया करते हैं, एकदम मस्त रह के बातें करते हैं। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल दूँ, नायक कहता है नायिका को, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद को भी ला सकता हूँ। और नायिका कम नहीं है, वो कहती है अच्छा क्या मैं चांद जैसे दिखती हूँ। नायक का जवाब सुनना, वो इससे भी ऊपर 30 मार्क है। वो कहता है अरे चांद कहाँ, तुम कहाँ, चांद कहाँ, चांद तो तुमसे भी खराब दिखता है। चांद को कहता है नायक संबोधित करते हुए कि हे चांद, हमने भी एक चांद देखा है, तुझ पे तो दाग है, हमने तो बेदाग देखा है। तो ये क्या है कि इस उम्र का जो प्रेम है काफ़ी रोमांचित भरा प्रेम होता है और ये जो इनकी बातें होती है ये मतलब बोरियत वाली बातें नहीं होती, इनको मज़ा आता है, डूबते रहते हैं। तो ये कुछ मैंने बातें प्रेम पर आपको कही, हालांकि इनका अपने इस फिजिक्स से यहाँ पर सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे कहने का आशय यही है कि जो प्रेम है वो आप नायिका के साथ न करते हुए, जो नायक हैं वो इस फिजिक्स के साथ करें, जो नायिकाएं हैं वो भी इस फिजिक्स के साथ करें। ये आप दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और रहने वाला है। और वास्तव में अपने फिजिक्स ऐसी है कि इससे प्रेम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखना रेखा समाकल आपसे पूछा है, कितना आसान सा है।
मैं कहता हूं कि अगर आपके पास मान लो कि कोई एक पथ है, किसके अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आपके पास एक पथ है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर आपके पास कोई पथ है, तो मैं कहता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद पथ के लिए बी वेक्टर तथा डीएल वेक्टर, अगर कोई अल्पांश डीएल है, बी वेक्टर तथा डीएल वेक्टर के अदिश गुणनफल के समाकलन को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा समाकल कहते हैं। अर्थात रेखा समाकल, मैं इसको देखो यूं लिख सकता हूं, रेखा, आगे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, रेखा समाकल बराबर ये बनता है। दोबारा सुनना, किसी भी बंद पथ के अनुदिश या किसी भी पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो आपकी रेखा समाकल है, इस रेखा समाकल का मान बी वेक्टर तथा डीएल वेक्टर के अदिश गुणनफल के समाकलन के बराबर होता है। ये क्या कहलाता है, रेखा समाकल। आपको मैंने नोट्स में बहुत डिटेल दी इसकी परिभाषा जो वो लिखा रखे, बहुत आसान सी बात है, मतलब इसमें कोई ज्यादा वो सोचने वाली तो बात ही नहीं है। जैसे जैसे मैं शब्द आपको कहता जा रहा हूँ, आप वीडियो को भले थोड़ा धीरे कर ले, थोड़ा बैक ले जाके जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको लिखने का प्रयास करें। सेम टू सेम डेफिनेशन जो मैं आपको यहाँ पे बोल के बता रहा हूँ वही आपको अपनी भाषा में एग्जाम के अंदर लिख के आनी होती है, और उसी के आपको देखो भरपूर नंबर जो है वो मिला करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली देखना, इसी पहले प्रश्न में हम दूसरे प्रश्न में हमसे परिभाषा पूछी लॉरेंज बल की। लॉरेंज तो बड़ा शानदार बल है, ये तो मैंने आपको कई बार बहुत शानदार उदाहरण दे के बताया क्लास के अंदर। देखो बात करते हैं, अगर मान लो कोई आपके पास आवेश है, वो किसी ऐसे क्षेत्र से गति करे जहां पर विद्युत क्षेत्र भी है और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो देखो जब दोनों क्षेत्र उपस्थित होंगे तो भी हर क्षेत्र अपना अपना प्रभाव तो दिखाना चाहेगा। आप मान लो कि किसी के यहां गए तो वो खातिरदारी करने के लिए आपके पास वहां पे दो जने हैं, अब दोनों चाहेंगे कि भाई मैं बढ़िया खातिरदारी करूं, मेरा नाम हो कि भाई यहाँ फलाना जी था जिसने हमारी इतनी बढ़िया खातिरदारी करी, दूसरा चाहेगा अच्छा ये कर रहा है, मैं इससे बढ़कर 4 गुना बढ़ के करूंगा। तो ठीक कुछ ऐसा यहाँ पे होता है। मान लो कि कोई आवेश है, वो किसी ऐसे क्षेत्र में चला गया जहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी है और विद्युत क्षेत्र भी है, तो दोनों के कारण उस आवेश के ऊपर बल लगेगा, और ये जो दोनों के कारण लगने वाला बल है ना, संयुक्त बल, इसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। तो परिभाषा क्या देंगे इसकी, देखो कितनी आसान सी परिभाषा है। यदि कोई आवेश किसी ऐसे क्षेत्र से गति करे जहां चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो उस आवेश पर इन दोनों क्षेत्रों के कारण बल लगता है, और इस लगने वाले बल को या इस लगने वाले कुल बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना, इस लॉरेंज बल को दर्शाते हैं किससे, इसका गणितीय रूप। परिभाषा तो बहुत आसान सी, साथ में आप इसका गणितीय रूप लिख कर आओगे। देखो भाई लॉरेंज बल है, बल को अपन एफ से दर्शाते हैं, तो देखना मैं इसको यूं लिख रहा हूं, एफ वेक्टर बराबर ये किसके बराबर होगा, क्यू इंटू वी वेक्टर, सॉरी मैं इसको लिखूं, देखो विद्युत क्षेत्र है ना, तो विद्युत क्षेत्र के लिए तो पहले आप लिखना ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये लो, ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपके लिए लॉरेंज बल का। देखो इसके अंदर ये जो क्यू ई वेक्टर है ना, अगर मैं इसको खोल के लिखता तो इसको इतना लिखता, क्यू ई वेक्टर अलग होता और क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये चुंबकीय बल होता। तो ये तो देखो विद्युत बल है, ये चुंबकीय बल है, दोनों को मैंने जोड़ दिया, क्यू तो कॉमन आ गया, तो ये जो संयुक्त बल है, इस संयुक्त बल को हम लोग नाम देते हैं लॉरेंज बल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, देखना अगला हमारा प्रश्न है, एक चल कुंडली धारामापी से क्रमशः वोल्टमीटर तथा एमीटर आप कैसे बनाएंगे। कितना शानदार सा प्रश्न आपको दिया है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखना मैं कह रहा हूं पूरा चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखो चल कुंडली धारामापी से आप वोल्टमीटर कैसे बनाओगे। देखो मान लो कि वो जो धारामापी है गैल्वेनोमीटर जो आपका है वो ऐसा है, देखो गैल्वेनोमीटर वो बना ऐसे दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखो इससे दो चीजें बनानी है, एक वोल्टमीटर और दूसरा आपको अमीटर बनाना है इससे। तो वोल्टमीटर बनाना देखो कितना आसान है। जब भी अपन वोल्टमीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है इसके श्रेणी क्रम के अंदर ही अपन उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। ये लो, ये जो प्रतिरोध का मान लो मैंने आर प्रतिरोध जोड़ा, या आर को इसको एस से भी दिखाते हैं, इसको शंट बोलते हैं, शंट तार बोलते हैं। तो देखो ये तो अपना गैल्वेनोमीटर, ये हमारा उच्च प्रतिरोध अपन ने जोड़ा है, उच्च प्रतिरोध का शंट तार अपन ने जोड़ा है। तो देखना अपन कैसे बनाएंगे वोल्टमीटर को, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। आपसे देखो प्रश्न पूछा कि चल कुंडली धारामापी से क्रमशः वोल्टमीटर तथा एमीटर आप कैसे बनाएंगे, तो आप नीचे लिखेंगे धारामापी से, इससे जो है ना धारामापी से वोल्टमीटर बनाने के लिए इस धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का शंट जोड़ देते हैं। इस प्रकार बनी यह व्यवस्था ही वोल्टमीटर कहलाती है। देखो कितना आसान है वोल्टमीटर बनाना, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का शंट आपको जोड़ना, तो क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर बन जाएगा। ये तो क्या है आपका वोल्टमीटर। अब आपसे देखो दूसरी चीज गैल्वेनोमीटर, वो जो आपका अमीटर है वो भी बनवा रहा है, अमीटर बनाना तो इससे भी आसान है। देखो अमीटर कैसे बनाते हैं, मान लो कि ये है आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये जी है भाई, ठीक है, ये जी है। कोई कल परसों ऑफलाइन क्लास में करवा रहा था तो किसी बच्चे ने इसको ए समझ लिया, तो मेरी जी की जो बनावट वो कुछ इस तरह की होती है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। अब इससे गैल्वेनोमीटर से अपन को बनाना है आपके अमीटर बनाना है। तो देखो अमीटर बनाने के लिए क्या करूंगा, इसमें मैंने देखो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा था ना, उसका उल्टा वहां पे कर दूंगा। क्या करूंगा, समांतर क्रम में और निम्न प्रतिरोध जोड़ूंगा। देखो दोनों बातें इसकी उल्टी होगी, ये श्रेणी क्रम में था, इसको मैंने समांतर क्रम में जोड़ा, ठीक है। ये था उच्च प्रतिरोध, ये है निम्न प्रतिरोध। यानी जब अपन किसी गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का शंट तार जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार बनी ये जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। कितना आसान सा है ये प्रश्न आता है। अगर ये प्रश्न देखो 2 नंबर का भी आए तो आपके 2 नंबर तो फोकट कैसे हैं, सीधा सीधा, और इंपॉर्टेंट अभी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखना अगला हमारा प्रश्न है, बायो सावर्त के नियम से आप क्या समझते हैं। इसकी सहायता से किसी वृत्ताकार पाश, या वृत्ताकार आप बोल सकते हो कि जो आपके
पाश ही सही रहेगा वैसे तो उसको बोलना, लूप जो होता है, लूप इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बाकी पाश अपन हिंदी में इसको बोलते हैं। तो वृत्ताकार पाश या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब देखो आपको जो मैंने पीडीएफ दी ना उसके अंदर गलती से शायद ये मैंने लिख दिया था धारावाही पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो अक्ष वाला ना वो काट देना, ये अक्ष पर नहीं, असल में वृत्ताकार जो धारावाही कुंडली है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको याद करना है। ऐसा क्यों? इंपॉर्टेंट तो भाई अक्ष वाला है ज़्यादा, जो मैंने आपको इसके अंदर लिख के दिया था, लेकिन अब मैं उसको चेंज करवा रहा हूँ। कारण इसका ये कि जो बोर्ड ने आपके मॉडल पेपर इस बार दिया ना, इस बार के लिए जो आपका मॉडल पेपर है उसके अंदर वो अक्ष वाला तो दे दिया, तो अब जो उस मॉडल पेपर के अंदर आ चुका तो वो आपके मेन एग्जाम में आने की संभावना न के बराबर है, ठीक है, तो वो तो आएगा नहीं। तो अब कौन सा बच गया? एक ही बचता है। अगर अपन बात करें जो आपको बायो-सावर्त का नियम है, इसके ऊपर 2 ही अनुप्रयोग है अपने सिलेबस के अंदर, तो एक तो उन्होंने वहां पे दे दिया, तो जो एक बच गया वो अपने इस एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो उसकी अपन को देखो चर्चा करनी है। लेकिन इस प्रश्न में देखो सबसे पहले अपन को बायो-सावर्त का नियम क्या, इसकी जानकारी होनी चाहिए। कितना आसान सा बायो-सावर्त का नियम, देखो भाई अपने पास दिक्कत क्या थी वो समझते हैं। एक तार था अपने पास, ठीक है, इस तार के अंदर से अपन कह रहे थे भाई धारा आई जो है वो प्रवाहित हो रही है। अपने का ठीक है, होती ही रहती है, इसमें क्या नई बात है। अपने का नई बात ये है साहब कि इस तार से यहाँ पर एक बिंदु मैं ले रहा हूँ, ये बिंदु कोई पी है जो कि इस तार से मान लो r दूरी पर स्थित है, ये r दूरी पर कोई बिंदु पी है। यार इस बिंदु पी के ऊपर अपन को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, वो अपन निकाल नहीं पा रहे, कैसे निकालें? तो किसी ने कहा कि भाई एक बाबा जी रहते हैं इधर, अच्छा बाबा जी रहते हैं, क्या नाम है उनका? नाम बायो-सावर्त। कहिए क्या नाम है? हाँ अंग्रेज है। तो अपन गए उनके पास, भाई जी यार वो बाबा जी ये बताओ ना थोड़ा सा, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी नहीं निकल रही। तो इन्होंने बाबा जी ने कहा वत्स बैठो अभी सिखाता हूँ। तो जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे बाबा जी ने अपन को सिखाया था। कैसे? बाबा जी ने कहा भी इतना बड़ा तार है, तुम लोग क्या बिना मतलब इतना बड़ा तार लेके घूम रहे हो, छोटा सा टुकड़ा ले लो। तो बाबा जी ने कहा भी इसका एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। तो अपने पूछा बाबा जी इसका कोई नाम दे दो, तो कहा बाबा जी भाई मैं योगी बाबा हूँ, नाम तो बदलता रहता हूँ, तो उसको भी नाम दे दूंगा। तो इसको इन्होंने बाबा जी ने नाम दिया डीएल, ठीक है, ये डीएल अल्पांश का नाम होगा। फिर बाबा जी ने कहा देखो बच्चों ये जो तार है, ये इस तार के साथ में यहाँ पे जो रेखा आपने खींच रखी है, ये कौन बना रहा है? अपन ने कहा बना रहा है, इसको थीटा नाम दे सकते हैं। बाबा जी ने कहा शाबाश बात, कुछ सीख रहे हो। तो अपन ने थीटा इसको नाम दे दिया। अब देखना बाबा जी ने क्या कहा, आपको निकालना क्या भाई, इस बिंदु के ऊपर चुंबकीय प्रेरण का मान निकालना, यानी डीपी का मान आपको निकालना, या एक तरह से मान लो बी वेक्टर का मान आपको निकालना। तो बाबा जी ने कहा मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, उन 4 बातों को सुनना और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा साहब। तो अपन ने कहा चलो बढ़िया बात है, 4 बातें सुनने से कल्याण हो रहा है, इससे बढ़िया तो क्या ही होगा। बाबा जी हम 12वीं पास और करवा देना अच्छे नंबर से। बाबा जी ने कहा चलो बच्चे करवा देंगे। भाई बाबा जी ने 4 बातें कही। पहली बात आपकी है डीबी, जो अपना डीबी मान लो चाहे डेल भी मान लो, एक ही बात है, इसको डीबी से वहां पे लिख दिया तो इसको डीबी लिखते हैं। बाबा जी ने कहा कि भाई आपको इस बिंदु के ऊपर इसका मान चाहिए था ना, मैं बताता हूँ कैसे कैसे आएगा। बाबा जी ने कहा भी जो आपका डीबी है यानी चुंबकीय प्रेरण का मान है, वो जितनी धारा आपके तार में से प्रवाहित हो रही है ना, इसके तो होगा समानुपाती, यानी जो डीबी का मान है वो इस धारा के समानुपाती। दूसरी बात बाबा जी ने कही कि भाई जो आपके डीबी का मान है वो ये जो आपको छोटा सा अल्पांश आपने लिया ना, ये जितना बड़ा अल्पांश आप लोगे उतने ज्यादा होगा, यानी इसके भी क्या है समानुपाती। तो ये इसका मान आपके डीएल अल्पांश के समानुपाती। फिर बाबा जी ने कहा कि भाई ये जो कोण दिख रहा है ना, कोण, हमने कहा दिख रहा है साहब, हमारे आंखें फूटी भी थोड़ी है, आपके पास है इसका मतलब ये थोड़ी, हमारे पास दिमाग नहीं तो आंखें भी नहीं, आंखें तो है हमारे पास। तो बाबा जी ने कहा कि भाई ये जो डिब्बी है, अगर इस कोण का आप साइन थीटा ले लेते हो, इसके भी ये समानुपाती है। अपन ने कहा अच्छा बाबा जी आप 4 बात बता रहे थे, 3 तो बताए, चौथी क्या है? तो बाबा जी ने कहा सफर रखो, रुको जरा। तो देखो बाबा जी ने कहा कि जो डिब्बी है वो ये जो आपको दूरी दिख रही है ना, दूरी, हमने कहा दिख रही है, तो इसको लिख दो आप, ये लो लिख दिया। इसका वर्ग कर दो, ये लो कर दिया। इसको 1 के बट्टा में लिख दो, लिख दिया। अब बताओ क्या दिख रहा है? अपन ने कहा हमें ये दिख रहा है कि जो आपके चुंबकीय प्रेरण का मान है इस दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। ये 4 बातें बाबा जी ने बताई। इतने बाबा जी ने कहा देखो अब मेरा टाइम हो गया, अब तुम लोग देख लो अपना। अपने कहा ठीक है भाई, 4 बातें बाबा जी ने बता दी। चारों बातें किसके बारे में बताई? डीबी के बारे में। चारों को मिला के अपन लिख देते हैं। देखो मैं इसको लिखता हूँ डीबी समानुपाती, जो बट्टा के ऊपर उनको ऊपर, जो बट्टा के नीचे उनको नीचे लिख देंगे। आई डीएल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर, ये बातें बाबा जी ने बता दी। अब बाबा जी ने कहा कि तुम लोग देख लेना तुम्हारे। फिर अपन को एक याद आई, किसी एक बाबा जी थे, बहुत पुराने बाबा जी, श्री श्री प्रकाश जांगेड़, तो उन्होंने कहा था अपन को कि जब भी अपन समानुपाती निशान हटाएंगे तो 2 चीजें आती है, एक तो आता है बराबर का निशान और एक आता है नियतांक। ठीक है, तो बात करते हैं। डिब्बी बराबर का निशान आ गया और एक नियतांक आ गया। अब यहाँ पे नियतांक देखना, बड़ा स्पेशल नियतांक, मतलब अलग ही है, अपनी अलग ही दुनिया में रहता है। इस नियतांक का नाम है μ0/4π, ये यहाँ का नियतांक है। ठीक है, अब देखो बाकी चीज को ऐसे कैसे लिख दूंगा, आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपन सिंपल सिंपल सी बातें करते हैं, ऊपर ने बात यहाँ पे कर ली। यही क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपके बायो-सावर्त का नियम। कितना आसान है। बायो-सावर्त का नियम क्या कहेंगे भाई, बायो-सावर्त ने किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण का मान निकालने के लिए अपना एक नियम दिया, जिसके अनुसार चुंबकीय प्रेरण का मान तार में से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है, कोण की ज्या के समानुपाती होता है, तथा तार के उस बिंदु से दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 4 बातें बायो-सावर्त ने बताई। उसके बाद अपन ने इससे ये निष्कर्ष निकाल लिया, ये क्या है बायो-सावर्त का नियम।
ये जो प्रश्न था ना, बायो-सावर्त के नियम से आप वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय प्रेरण का मान जो हो ज्ञात करो। तो पहले तो अपन बायो-सावर्त का नियम बताए कि असल में क्या है, ठीक है, इतना नियम था, इसको आप लिखना। आगे मैं चलता हूँ, इस प्रश्न के जो दूसरा भाग अपन से पूछा है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर क्या है, तो उसकी अपन देखो बात करते हैं। तो देखो ये तो बायो-सावर्त का नियम, ये मैं नहीं मिटा रहा क्योंकि अपन को जगह चाहिए, तो बाकी चीजें मेरे को साफ करनी पड़ेगी। अब देखो अपन क्या करने जा रहे हैं, कोई वृत्ताकार कुंडली है या पाश है, कुंडली नहीं बोल के मैं इसको पाश कहूंगा। ये देखो पाश में मैंने इसके दो किनारे बाहर रखे, इसलिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हाँ भाई इसके अंदर मैंने धारा प्रवाहित कर रखी है, आई धारा। एक पाश ही अपन को, तो ये इस पाश का मान लो केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी आप सभी जानते हो त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पे इसकी त्रिज्या में ए मान लो, स्मॉल ए मान लो, आर भी मान सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई आपको फांसी पे नहीं चढ़ाने वाला। देखो बायो-सावर्त ने अभी भी क्या कहा था, इतने बड़े तार का क्या अचार डालोगे नालायकों, इसमें छोटा सा अल्पांश ले लो, छोटा सा टुकड़ा ले लो। तो अपन भी कहते चलो भाई अपन भी इस पर टुकड़ा ले लेते हैं, और कहाँ ले, यहीं ले लेते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा ले लिया डीएल, ठीक है, छोटा सा मैंने अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश का नाम क्या है, डीएल। ये भाई डी है ना, इसको थोड़ा सा मैं सही बना देता हूँ वरना आप लोग पूछोगे भाई ये क्या है, ये क्या है, तो ये डीएल है। अब देखो इस डीएल की अपन बात करते हैं, तो देखो धारा तो जा रही ऐसे, यानी धारा की दिशा तो है उधर, और जो आपका डीएल अल्पांश है इसकी दिशा किधर है, सामने की तरफ। तो बताओ कोण कितने डिग्री का हो गया, कोण बना 90 डिग्री का, यानी यहाँ पे हमारे पास थीटा का मान कितना होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखो अपन बायो-सावर्त का नियम अपने पास ये रहा, ये बायो-सावर्त का नियम अपन उसके लिए लगाते हैं। देखो कितना आसान है लगाना, यहाँ पे बात करते हैं। तो मैं लिखता हूँ इस वाले केस के लिए, यानी वृत्ताकार धारावाही जो हमारी कुंडली है या पाश जो है, उसके लिए डिबी बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई वो लगा रहा हूँ, उसके लिए देखो लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो धारा कितनी जा रही, आई, तो आई को तो आई रखूंगा। अल्पांश हमने क्या लिया है, डीएल लिया है, तो डीएल को डीएल रख रहा हूँ। साइन थीटा, बताओ थीटा का मान कितना हमारे लिए 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे देखना अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो इससे साइन थीटा का मान कितना आएगा, या साइन 90 का मान कितना आएगा, आप सभी जानते हो साइन 90 का मान होता है 1। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये वाला पद तो 1 हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत है नहीं। त्रिज्या कितनी है, देखो त्रिज्या यहाँ पे अपन ने ए ले रखी है, तो त्रिज्या का स्क्वायर लिखना होता है, तो अपन ने चूंकि त्रिज्या ए ले रखी है तो अपन लिख देंगे यहाँ पे ए का स्क्वायर। ये लो, ये क्या आ गया, देखो यहाँ तक एक बार मैं इसको बॉक्स में नहीं बंद कर रहा, एक बार इतना समझो। ये क्या आ गया, इस वृत्ताकार कुंडली के ऊपर जब अपने बायो-सावर्त का नियम लगाया तो उसके लिए डिब्बी जो है इसकी वैल्यू अपने पास आ गई। अच्छा अब देखो डिब्बी अपन क्यों लगाते हैं, किसी भी चीज़ का आगे डी लगाते हैं, इसलिए ताकि थोड़ी सी चीज़ अपन को पता चल जाए। ये थोड़ी सी चीज़ पता लगाने का हमारा कारण ये होता है कि अपन पूरी बड़ी चीज़ की एक साथ बात नहीं कर सकते कई बार। तो अपन को जब पूरी चीज़ की बात करनी है तो अपन क्या करेंगे, जो थोड़ी सी चीज़ हमारे पास इसका समाकलन कर देता है। जैसे किसी थोड़ी सी चीज का समाकलन कर देंगे तो उस पूरी वस्तु की जानकारी हमें मिल जाती है। तो देखो करते हैं, इस डिब्बे का समाकलन कर दूंगा तो ये हमें पूरा का पूरा बी मिल जाएगा, बराबर इधर देखो समाकलन करूंगा तो आपको पता है समाकलन नियतांकों का तो होता ही नहीं कभी भी, समाकलन तो उसका होता है जिसके साथ ऑपरेटर लगा होता है, डी-एल हो गया या डी-ए हो गया, जो डी लगा ऑपरेटर है ना, डी लगा भाग, उसी का होता है केवल समाकलन। तो जैसे डिब्बी का तो बी हो गया, इधर इनका तो होगा नहीं, नियतांक है तो बाहर आ गए, इधर आई भी बाहर आ गया, बट्टा में ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर भी बाहर आ गया, समाकलन खाली इधर किसका होगा, डी-एल का होगा, ठीक है। अच्छा डीएल किसका टुकड़ा है, आप तो भी एक वृत्त बन रहा है, वृत्त की परिधि का टुकड़ा है। तो जब अपन इस टुकड़े का समाकलन कर देंगे तो पूरे वृत्त की परिधि आ जाएगी, और पूरी वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं 2 पाई आर होता है। यहाँ पे त्रिज्या अपन ने आर की जगह ए ले रखी है, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 2 पाई ए आ जाएगा। कितना आसान सा है, तो देखना बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, और इसका देखो मान क्या आ गया 2 पाई ए, ये आप सभी जानते हो ना, सिंपल सी बात है। अगर कोई बात नहीं समझ आए ना 4 बार नीचे कमेंट करके पूछ लेना, आपके एक बार कमेंट करते ही मैं आपका जवाब दे देता हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत है आप पूछ लिया करो, कमेंट कर दिया करो, अगली वीडियो में मैं आपको बता दिया करूँ। अब सुनो भाई, देखो 4 वीडियोस अपनी आ चुकी, वैसे तो 5 आ गई ये वीडियो, है ना। तो आप सभी को आज बोल रहा हूँ, इससे पहले मैंने नहीं बोला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी के लिए देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो ऐसी मेरी आशा है। आप सभी को मैंने पेपर भी पूरा बना के दिया, फुल पीडीएफ जो है आपको मिल गई है, सभी चैप्टर्स की एक साथ मैंने पीडीएफ बनाई ताकि आपको बार बार डाउनलोड नहीं करनी पड़े। आप सबका प्रिंट निकलवाए, प्रिंट निकलवाने के बाद उनको लिख कर प्रैक्टिस करो। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर आप 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो तो 100 में से 100 नंबर लाने का भी तरीका है। क्या करोगे आप लोग इन प्रश्नों को तो तैयार करोगे, साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है या फिर आपकी जो भी आपके पास गाइड है, पीछे सारांश दिया होता है चैप्टर के पीछे, उन प्रश्नों को आप या उन सारांश को आप जरूर पढ़ोगे। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, एबीसीडी वाले प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे, छोटे वाले जो प्रश्न है वो वहां से पूछे जाएंगे, यानी वहां से बनते हैं वो प्रश्न एक तरह से, मेरे कहने का मतलब ये। तो आप उनको जरूर तैयार करोगे, ठीक है। उसके बाद आप शानदार 100 में से 100 नंबर भी आ सकते हैं। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन जरूर आप मुझे अपने नंबर जो है वो जरूर बताना कि मुझे इतने नंबर प्राप्त हुए फिजिक्स के अंदर। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हुए तो आप सभी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस करूंगा, और उस लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस को अपन यूट्यूब पे भी देखो रखेंगे, ठीक है। शानदार अवसर आपको दूंगा, और हो सकता है कि आपके लिए बढ़िया सा उपहार जो है उसकी व्यवस्था भी मैं इंस्टा गुरुजी के मंच की ओर से कर दूं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इतनी बात कर ली, ए से इस ए को मैं उड़ा रहा हूं, पाई से पाई को उड़ा दिया, इस 2 से 4 कटेगा 2 बार। तो देखो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, बी बराबर म्यू नोट आई, देखो म्यू नोट आई अपॉन देखना 2a बचा, अपॉन 2a। ये लो मेरे प्यारे साथियों,
ये क्या आ गया कि किसी वृत्ताकार पाश के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होता है, हम लोग कहते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना आपके जो एबीसीडी वाले प्रश्न आते हैं ना उनके अंदर आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि किसी वृत्ताकार पाश के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान निम्न में से है, डैश लगा देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 में से आपको एक ऑप्शन ये मिलेगा। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये निकल कर आता है। आगे कण प्लस क्यू एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के तो लंबवत v वेग से प्रवेश करने पर कण का आवर्तकाल जो है वो कण की चाल v पर निर्भर नहीं करता। आवश्यक चित्र भी बनाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और हो सकता है कि आपको ये प्रश्न पेपर में छपा हुआ मिल जाए। देखो क्या करना है, मान लिया अपने पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए अपन ऐसे क्रॉस का निशान बनाते हैं। इस क्रॉस का मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र तो है लेकिन इसकी दिशा जो है ये इस तल के क्या है, लंबवत अंदर की ओर है। यानी अगर मैं बात करूँ ना, ये मैंने जो बना रखा है, तो इसका मतलब ये कि चुंबकीय क्षेत्र इस बोर्ड के ऊपर है और वो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इस बोर्ड के लंबवत है और इसके अंदर की तरफ जाता हुआ है। क्रॉस का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे देखो ये तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया पहले से। मान लो यहाँ पर कोई एक आवेश है, भोला भटका कोई आवेश है, वो आ गया, ये आवेश इधर से आ रहा था, मान लो आवेश है यहाँ पे, ये आवेश चाहता है इस तरफ गति करना, इधर जा रहा था बेचारा, तो ये तो क्या है, इसके वेग की दिशा v वेक्टर। अब देखना, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हुआ आता है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगता है, आप सभी जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो बल है इसकी दिशा होती है कुछ इस प्रकार से, ये f वेक्टर की दिशा। समझ आ रही बात? देखो दोबारा सुन लो। पहले से हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है जो कि तल के लंबवत अंदर की ओर है। एक कोई आवेश आता है जो v वेक्टर वेग से गति करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आ रहा है। देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, आवेश इधर से आ रहा है, तो देखो ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये आवेश की दिशा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी लंबवत गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र की। दोबारा से अपन काम मिलेंगे, साइक्लोट्रॉन अपन इस चैप्टर के अंदर प्रश्न है आपके, उसको अपन करेंगे, तो दोबारा से अपन ये वाला नियम काम मिलेंगे। तो देखना इसके ऊपर एक बल लगेगा और ये जो बल है ये क्या करेगा, आवेश जाना जाएगा इधर, लेकिन बल ऊपर से लगेगा नीचे की तरफ। ये कहेगा नहीं तेरे को सामने नहीं जाने होगा, तुझे मुड़ना पड़ेगा। ये इसको मोड़ देता है और मोड़ेगा कौन से पथ पर, ये जो हमारा आवेश है उसको वृत्ताकार पथ पे मोड़ देगा। यानी ये जो हमारा आवेश है ना, इसकी गति कैसे होगी, इस आवेश की गति हमारी वृत्ताकार हो जाएगी, यानी ये हमारा आवेश वृत्ताकार पथ पर गति करने लग जाएगा। मैं बात करूं आपसे इस बिंदु पर आवेश के वेग की दिशा, तो आवेश तो नीचे जाना चाहेगा, लेकिन जो बल है वो चूंकि इसके लंबवत लग रहा है तो ये चाहेगा कि भाई ये नीचे मुड़ जाए। तो देखो ये v वेक्टर की दिशा ये इधर, तो फिर से इसको मोड़ देगा। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम वही केस है, ये f वेक्टर की दिशा और ये इस आवेश के वेग की दिशा। तो लगातार हर बिंदु के ऊपर क्या होगा, मैं इस पे बात करूँ तो इस पे भी देखो बल की दिशा इसके लंबवत है और वेग ये ऊपर लेना चाहता है, यानी वेग की दिशा इधर है। यानी ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो इस आवेश को जो कि इसके लंबवत गति करता हुआ था एक वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए बाध्य कर देगा। सुनहरी बात। तो ये जो बल लग रहा है चुंबकीय बल, इसका मान क्या होगा, अपन सभी जानते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बल है ये f वेक्टर बराबर होता है q इंटू वी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। याद करो इसी प्रश्न पत्र की स्टार्टिंग में, यानी जो आज अपने ये सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग में अपन ने बात करी थी लॉरेंज बल की, है ना। देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के अंदर तीसरा जो 3 नंबर पर राशि मैंने पूछी थी लॉरेंज बल, वहां पर अपन ने ऐसा सा कुछ फॉर्मूला देखा था ना, मैंने कहा था चुंबकीय बल है। तो देखो ये फिर से आ गया हमारा फॉर्मूला। मैं एक बार मार्कर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा आज आपको शोर बैकग्राउंड में जरूर सुनने को मिल सकता है, घर पे गेस्ट आए हुए, तो मैं अभी कुछ जल्दबाजी के अंदर वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को मेरी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, थोड़ा सा आपको यूट्यूब ऑप्शन देता है कि आप वीडियो की स्पीड को स्लो करके देख सकते हो, तो अगर किसी को ज़्यादा लग रही है स्पीड तो आप स्लो करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे बल का मान है, समीकरण नंबर इसको 1 नाम देता हूँ, ठीक है। अब देखो हम कहते हैं, चलो इसको समीकरण नंबर 1 नाम नहीं देते, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे आगे, है ना। देखो सोल्व कैसे करते हैं भाई, ये जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या, सदिश गुणा। जब भी अपन क्रॉस का निशान हटाते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा आता है, ये अपन सभी जानते हैं। तो अब मैं इसको वेक्टर हटा के लिख रहा हूँ क्यू वी बी। तो देखो मैंने क्रॉस हटा दिया तो ऊपर से मेरे को वेक्टर भी हटाने पड़ेंगे, और जब क्रॉस हटता है तो वहां पे आता है साइन थीटा, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा थीटा क्या है, कोण, और कोण किस किस के बीच में, इस v और b के कारण अपन ने हटाया ना, तो v और b के बीच में कोण। देखो मैंने आपको शुरुआत में कह दिया कि चुंबकीय क्षेत्र तो लंबवत है, आवेश इधर से आ रहा है ना, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी थीटा कितना, चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो बताओ साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी। सिंपल सी बात, ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखते हैं, तो बताओ f बराबर मुझे क्या मिलेगा, क्यू वी बी मिलेगा। समीकरण नंबर इसको नाम देता हूँ 1, ठीक है। अब आप याद करो नील्स बोर का मॉडल, वहाँ पे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, और केमिस्ट्री के अंदर भी आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको चुंबकीय बल जो होता है, या फिर वहाँ पे तो नाभिकीय बल होता है, जो नाभिकीय बल होता है वो उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक ऐसे अपन बात करें भाई, अगर कोई भी दुनिया कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा ना, तो उसको अभिकेंद्रीय बल देना पड़ेगा, और जो अभिकेंद्रीय बल है कौन देगा, यहाँ पे यही चुंबकीय बल भाई सब देंगे। तो अपन यहाँ पे क्या लाइन लिखते हैं कि वृत्ताकार पथ पर इस कण की गति करने के लिए आवश्यक जो चुंबकीय बल है, सॉरी जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल होता है देखो ये mv² अपॉन r,
ये किसके बराबर होगा, ये इसको कौन प्रदान करेगा, हम कहेंगे हमारा चुंबकीय बल प्रदान करेगा, वरना एक काम किया आएगा। तो इसलिए मैं इसको लिखता हूं QVB के बराबर। इसको ना आप ज़्यादा बढ़िया से नोट्स के अंदर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इसको लाइन टू लाइन लिखा रखा है। बाकी इसको समझा मैं क्या रहा हूँ कि भाई कोई कण अगर वृत्ताकार पथ पे गति करेगा ना तो ऐसे गति नहीं कर सकता, उसको एक अभिकेंद्रीय बल चाहिए होता है। और ये जो अभिकेंद्रीय बल है ना, ये कौन देगा, या किसके बराबर होता है अभिकेंद्रीय बल, जो बल उसके ऊपर लग रहा होता है, और उसके ऊपर चुंबकीय बल QVB तो लग रहा है, तो इसके बराबर होगा अभिकेंद्रीय बल। अब देखो इससे इस V को काट दिया, बताओ मेरे पास यहाँ पे ये कुछ ऐसी टर्म बन रही है। अब देखो अपना प्रश्न तो क्या था कि सिद्ध कीजिए कि कण जो कण का आवर्तकाल है वो चाल V पर निर्भर नहीं करता। ये अपन सिद्ध को सिद्ध करवा रहा था कि कण का जो आवर्तकाल यानी उसको एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, वो वेग पर निर्भर नहीं करता। तो अपन तो पहले तो देखो यहाँ से वेग का मान निकाल लेते हैं, V का मान निकालो, चाहे R का मान, त्रिज्या का मान भी निकाल सकते हो, चाहे वेग का मान निकाल सकते हो। मैं यहाँ से देखो इस V का मान निकाल लेता हूँ, जो अपन को सिद्ध करवा रहा है वो अपन सिद्ध करने जा रहे हैं। यहाँ से देखो V का मान निकालता हूँ, तो देखो V को तो इधर रखता हूँ, इस R को इधर भेजूंगा, तो पहले से तो इधर क्या है QB है, बट्टा में R, तो R आ गया इधर, इधर था M साथ में तो M आ जाएगा इधर, यानी V बराबर क्या आ गया QBR बट्टा M आ गया। इसको मैं इधर लिख लूँ क्या, QBR बट्टा M। ये क्या आ गया, कण का वेग का मान आ गया। इसको इधर वाले को मैंने उधर लिखा और कुछ भी इसमें कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाई। अब इसको मिटा रहा हूं। अब देखो अपन को इसने बोला जो सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध करो इस कण का आवर्तकाल जो है, आवर्तकाल मतलब एक चक्कर में लगने वाला समय, वो इस वेग से स्वतंत्र होता है, यानी इसमें V का मान नहीं आना चाहिए। तो अपन सभी जानते हैं आवर्तकाल क्या होता है भाई, आवर्तकाल होता है समय, एक चक्कर में लगने वाला समय। और अपन को देखो एक बेसिक फॉर्मूला सबको याद होता है, क्या, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, है ना, ये फॉर्मूला सबको याद होता है। अब मुझे देखो मान लो समय का मान निकालना है, तो समय को तो ले जाऊंगा इधर और इस चाल को ले जाऊंगा इसकी जगह बट्टा में, ये तो होता है। अब देखो ये जो दूरी है, दूरी क्या होगी भाई, मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट होता तो यहाँ से चक्कर काट के पूरा यहाँ तक आएगा, तभी तो एक चक्कर इसका पूरा होगा, यानी इसका दूरी जो है वो इसकी वृत्त की परिधि के बराबर होगी। और परिधि मान लो कि अगर मान लो इसकी त्रिज्या R है तो इसकी परिधि क्या होगी 2πr, तो देखो 2πr ये तो होगी इसके द्वारा तय की गई टोटल दूरी। बट्टा में देखना ये समय इधर लेंगे तो चाल आएगी बट्टा में, चाल यानी वेग, यानी 2πr बट्टा V, ऐसे तो आएगा। अब देखो अपन इस V का मान रखते हैं ताकि अपने पास आवर्तकाल का मान आ जाए, और इस V का मान अपने पास यहाँ पे रहा, चलो मान रखते हैं 2πr बट्टा, देखो V का मान क्या है QBR, बट्टा में है तो बट्टा के बट्टा में उसको पलट के ऊपर भेज दूंगा तो ये आ गया ऊपर। तो अब देखो R से तो कट गया R, और तो कुछ कटने लायक है नहीं, तो बताओ T बराबर क्या आएगा 2πm/QB, ये लो आ गया हमारे पास आवर्तकाल का मान। अब देखो प्रश्न में हमसे क्या कह रहा था, सिद्ध करो कि इस कण का जो आवर्तकाल T है वो वेग पर निर्भर नहीं करता। मुझे बताओ इस पूरे पद के अंदर कहीं पे भी आपको V दिख रहा है क्या, V फॉर वैन, नहीं दिख रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए हमने सिद्ध कर दिया एक तरह से कि जो कण का आवर्तकाल है वो वेग पर निर्भर नहीं करता। बहुत आसान सी बात थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, और ऐसा आसान सा प्रश्न जो है वो चैप्टर से आता। तो अब हमारे देखो 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन, लास्ट के बहुत ही आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। साइक्लोट्रॉन क्या है, इसके सिद्धांत व क्रियाविधि का वर्णन करते हुए आवेशित कण की गति के लिए प्राचल ज्ञात कीजिए। क्या प्रोटॉन को उसके द्वारा त्वरित किया जा सकता है। देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। साइक्लोट्रॉन देखो क्या है, सिंपल सी बात करते हैं, एक डिवाइस, एक तरह की युक्ति है, कैसे काम करती है इसको देखो थोड़ा समझाता हूँ आपको। इसमें देखो 2 अर्धवृत्ताकार आकृति के बने हुए D जैसे शेप के होते हैं पात्र। ये देखो 2 पात्र हैं, एक दूसरे से एकदम से समांतर मैंने इनको रखा है, देखो समांतर एक दूसरे से, ये 2 D आकार के पात्र हैं। अब ये जो देखो दोनों D आकार के पात्र है, इनको मैं एक उच्च वोल्टता के स्रोत से देखो जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे एक उच्च वोल्टता का स्रोत है और प्रत्यावर्ती वोल्टता है, ये वोल्टता भी कौन सी है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के मैंने स्रोत से इनको जोड़ दिया। अब देखना इस संपूर्ण व्यवस्था को, ये जो भी मैंने बनाया ना, इस संपूर्ण व्यवस्था को एक भाई निर्वात बन जाए यहाँ पे, इसलिए इसको एक अलग पात्र में देखो डाल देता हूँ। यानी इसको कुछ इस प्रकार से मैं डाल रहा हूँ, ये पूरा एक निर्वातित पात्र है। तो इसको ऐसा क्यों डाला, ये भी देखो थोड़ा सा मेरा सिमेट्रिक नहीं बना, आप लोग उसको बुक में देखें तो ज़्यादा थोड़ा बढ़िया दिखेगा आपको ना, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ठीक से दिख जाएगा। अब देखो मैं इसकी बात करता हूँ, वो सुना, वो इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर देखो 2 वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार आकृति के पात्र होते हैं, जिसको D आकार के, तो उसको मैं पहले वाले को D1 दूसरे वाले को D2 नाम देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको देखो मैंने उच्च वोल्टता के स्रोत से जोड़ा, तो उच्च वोल्टता का जो स्रोत है वो तो यहाँ पे उत्पन्न करेगा उच्च विद्युत क्षेत्र, ठीक है, बहुत शानदार वाला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आप सभी ये भी जानते हो, देखो आपको याद होगा पहला चैप्टर जो अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको वहाँ पे चिक चिक की बताई थी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण मैंने आपको जो पेपर बनाया उसके अंदर प्रश्न भी दिया और उसकी सॉल्यूशन भी मैंने आपको वहाँ पे करवाया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ना वो धातुओं के अंदर प्रवेश नहीं करती, जिसके कारण धातुओं के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। वो प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे काम में लेंगे। ये क्या है, देखो 2 खोखले D आकार, अंदर से खोखले हैं, D आकार के पात्र अंदर खोखले हैं, और ये जो संपूर्ण व्यवस्था है ना, इसको मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र में रख रखा है, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, लंबवत है। अभी थोड़ी सी देर पहले अपन देखो डेरिवेशन करके आए हैं अभी, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि भाई वृत्ता जो चुंबकीय क्षेत्र था वो इस पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर था, तो ठीक वो अंदर की ओर मान लो अब है, तो अपन क्या करें, इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इस पात्र को रख रहे हैं। अब देखना इसके बीच में मैं क्या करता हूँ,
इसके बीच में यहाँ पे कहीं पे एक मैंने आयन का स्रोत रख रखा है, यहाँ पे इस जगह एक स्रोत रख रखा है जो आयन उत्सर्जित कर सकता है। अब मान लो ये जो स्रोत है वो आयन उत्सर्जित कर रहा है, जब ये आयन उत्सर्जित करेगा तो देखो वो आयन यहाँ से निकल के बाहर आएगा। आप सबको पता है बाहर कौन बैठा है, ये शकुनी मामा बैठा है, ये बहुत खतरनाक वाला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो जैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, भी आवेश है, आयन के ऊपर आवेश होता है और उस आवेश के कारण इसके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा। अब बल लगेगा तो भी इसको इधर उधर भागना पड़ेगा। अब इधर उधर और तो कहाँ भागेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र प्रबल है, तो ये ऐसी जगह जाना चाहेगा जहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं हो। और विद्युत क्षेत्र कहाँ नहीं है, इन दोनों डी के अंदर है नहीं। अभी अपने बात की भी धातु के अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो ये आवेश जाएगा कि मैं फटाफट भाग के कहाँ चले जाऊँ, इस धातु के अंदर आ जाऊँ। धातु के अंदर तो आ गया। अब धातु के अंदर इसको ई वेक्टर से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन मेरे प्यारे साथियों चूंकि अपन इस पूरी व्यवस्था को चुंबकीय क्षेत्र, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रख रखा है, और आप सभी जानते हो अभी थोड़ी देर पहले अपन डेरिवेशन करके आए हैं, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है, यानी वो वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। इसका मतलब अंदर जाने के बाद इसका पथ कैसा हो गया, वृत्ताकार। अब देखो यहां से एक बार इतनी बात करते हैं। अब इसने एक आधा चक्कर पूरा किया, आधा वृत्त पूरा किया, और आधा वृत्त पूरा करके इस खाली जगह में आ गया। भाई यहाँ पे बीच में तो क्या है, विद्युत क्षेत्र है, अंदर ही तो खाली विद्युत क्षेत्र शून्य है। तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे पहुंचते इसको फिर से विद्युत क्षेत्र का झटका लगा, और जैसे झटका लगता तो भाई आदमी 12-25 हो जाते हैं उसके। तो फटाफट यहाँ से क्या करेगा, अगले वाले के अंदर भाग के आएगा। अब जैसे अगले वाले के अंदर भाग के आए तो यहाँ पे फिर से वही चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र कण वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। यानी इस प्रकार से लगातार इस कण का क्या होगा, बार बार इसको त्वरण मिलेगा और ये गति करता रहेगा। और आप सबको पता है बचपन में आप सभी ने कीलिया जरूर लड़ाई में, कीलिया किसको कहते हैं, जो शेखावाटी क्षेत्र के नहीं, शायद उनको मैं थोड़ा समझा दूं, बढ़िया रहेगा। पत्थर जो होता है उसको अपन धागे से बांधकर, दूसरे वाले आपके किसी मित्र ने भी सेम ऐसी युक्ति बना रखी और दोनों अपन मिलके पेचे लड़ाते हैं ना, उसको कीलिया कहते हैं। या आप इसको यूं समझ लो कि आपने किसी डोरी या धागे के साथ में किसी भारी वस्तु को, हल्की सी भारी वस्तु को बांधकर आपने ऐसे ऊपर की तरफ घुमाया होगा। तो जब आपने ऊपर की तरफ घुमाया तो देखो आप लोग कभी नोटिस करना, जैसे आप उसकी स्पीड को बढ़ाते हो तो यूं लगता है कि भाई वो पत्थर जो खींचा जा रहा है और लगातार आपसे डिमांड करे कि भी थोड़ी ढील और मिल जाए, ताकि उसकी जो त्रिज्या ना, पत्थर से आपके हाथ तक की धागे की जो लंबाई है उसको त्रिज्या कहते हैं, वो त्रिज्या का मान लगातार बढ़ना चाहता है, यानी लगातार बढ़ती है। यानी जैसे किसी वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण की ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो ऊर्जा में वृद्धि के कारण क्या होगा, उसकी त्रिज्या में भी वृद्धि होगी। अब देखो जब इसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी तो लगातार ये क्या करेगा, ऐसे बाहर जाना चाहेगा, और जब लगातार बाहर जाना चाहेगा तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब इस कण की जो पथ की त्रिज्या है वो इन दोनों डी से बड़ी हो जाएगी, और ये जो कण है ये आपका इसे डी को पार करके बाहर निकल आएगा। ये आपका पूरा साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पे काम करता है। अगर आपसे कोई पूछे साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है तो अपन कहेंगे बहुत आसान सा है। इसकी क्रियाविधि तो आप लोग समझ चुके। आपसे देखो परीक्षा में इसका जो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछते हैं जैसे मैंने आपको देर किया। देखो क्या साइक्लोट्रॉन क्या है, तो साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों को त्वरित करने की एक युक्ति है जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं। बात होगी। फिर इसने पूछा इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का वर्णन करो। सिद्धांत अभी बताता हूँ, क्रियाविधि मैंने आपको बता दी कैसे काम करता है। सिद्धांत देखना, सिद्धांत बहुत सिंपल सा है। सिद्धांत कहता है कि भाई वृत्ताकार पथ पर गति के लिए कण को आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल प्रदान करता है। और अभी भी अपन ने देखा है QVB ये चुंबकीय बल होता है, और ये जो चुंबकीय बल होता है ये अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r होता है। इसके बराबर होता है, अभी भी अपने बात कर ली। वो मार्कर को देखो ब्लैक वाला ले लेता हूँ ताकि थोड़ा अपने को सही विजिबल हो जाएगी। और शोर थोड़ा बैकग्राउंड में ज़्यादा ही तो आपकी माफ़ी चाहूँगा भी अगर दिक्कत आ रही है तो। यहाँ से देखना मैं इस एक V से एक V को उड़ाता हूँ, सेम वो बात अपन फिर से करने जा रहे हैं। ठीक है, V से मैंने V को उड़ाया। अब यहाँ से मैं R निकाल लेता हूँ, R का मान देखना R बराबर mv है, बट्टा में क्या आएगा QB आएगा। ये क्या आ गई, इस वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण की त्रिज्या आ गई। ठीक है, ये इसका सिद्धांत। सिद्धांत तो क्या कहता है, सिद्धांत इतना सा भी अगर कोई आपसे सिद्धांत पूछे तो सिद्धांत इतना सा है। सिद्धांत अपन क्या बताएंगे कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए आवेशित कण को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, वो तो इतनी बात आ गई। अब देखो इसमें आगे आपको ये प्रश्न में बोला कि इसकी गति के लिए प्राचल ज्ञात कीजिए। गति के प्राचल का मतलब क्या होता है, इसके पथ की त्रिज्या क्या है, इस गति करते हुए कण का वेग क्या है। तो वेग भी आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ से आप v का मान भी निकाल सकते हो। लेकिन v बराबर क्या आएगा, यहाँ पे खाली v को इधर रख लो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो इधर पहले से तो पड़े हैं QB, बट्टा में देखो m आ जाएगा, और क्या आएगा इधर बट्टा में m आ गया, और इधर से r चला जाएगा ऊपर। तो देखो v बराबर QB/r/m। ये ठीक वही फॉर्मूले जो अपन ने थोड़ी देर पहले निकाले थे, सेम टू सेम होता है इनका सिद्धांत। क्योंकि देखो एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेश गति कर रहा है, तो ये इसके सिद्धांत के अंदर 2-3 बातें आ जाएगी। ये तो देखो उसकी गति के प्राचल आ गए। सिद्धांत अगर कोई पूछे, सिद्धांत इतना सा है कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण का जो अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल द्वारा प्रदान किया जाता है। इतनी सी बात होगी, सिंपल सा बात था, खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला और लास्ट प्रश्न देखना। इस लास्ट प्रश्न में मैंने आपको अथवा में 2 प्रश्न दे रखे हैं। अब देखो अथवा वाला जो नीचे वाला है ना, टोरॉइड वाला, जो मैंने आपको देता है एम्पीयर का नियम बताते हुए किसी टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान जाती है, इसको काट देना, ये नहीं आएगा आपकी परीक्षा में। कारण मैंने आपको देखो बताया, बोर्ड ने जो आपको मॉडल पेपर लॉन्च किया ना उसके अंदर ये प्रश्न दे दिया, और ये प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं, है ना। तो जो इस अथवा के ऊपर वाला ना लास्ट प्रश्न जो 7वां है वो बहुत ये तो मान लो कि छप गया पेपर में।
ये तो आपको लिख के दे रहा हूँ, 100% ये प्रश्न तो आपके प्रश्न पत्र के अंदर छप गया और ये तो पक्का पकाएगा। 7वां प्रश्न है, एम्पीयर का नियम बताते हुए सीधी लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त करें। कितना आसान सा है। पहले तो उसने पूछा एम्पीयर का नियम क्या है वो बताओ, उसके बाद एक सीधी लंबी परिनालिका, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको बताना है। बहुत ही आसान सा। अभी अपन बात करते हैं, मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। देखो एम्पीयर क्या कहते हैं, एम्पीयर का नियम थ्योरी के अंदर मैं आपको पहले बताऊं, जो एक एक शब्द उस पर गौर करना और इसको आप चाहो तो साथ साथ लिख भी सकते हो। एम्पीयर ने कहा कि किसी बंद पथ के अनुदिश परिसंचारण का मान, परिसंचारण क्या होता है, देखो ये होता है, अपन ये तो पढ़ा था बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का समाकलन, इसको तो अपन ने रेखा समाकल दिया था, जो हमारा दूसरा प्रश्न था आज के पेपर का, उसके अंदर पहला या दूसरे परिभाषा ये थी रेखा समाकल की, इसको अपन ने रेखा समाकल कहा था। परिसंचारण क्या होता है भी, अगर ये बंद पथ के लिए होना तो खाली इसको अपन बोलते थे परिसंचारण। ठीक है, एम्पीयर का नियम सुनना, किसी बंद पथ के अनुदिश परिसंचारण का मान उस बंद पथ में उपस्थित कुल धाराओं के योग तथा माध्यम की गतिशीलता म्यू के गुणनफल के बराबर होता है। ये एम्पीयर का नियम है। एक एक शब्द पे गौर करना, इस परिभाषा को चाहे तो ऐसे कैसे लिख लेना जैसे जैसे मैंने बोला है। दोबारा सुनना, किसी बंद पथ के अनुदिश परिसंचारण का मान उस बंद पथ के अंदर उपस्थित सभी धाराओं के योग तथा माध्यम की गतिशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। यह है एम्पीयर का नियम। अब अपन को देखो पूछा क्या, अब अपन को पूछा कि एक सीधी लंबी परिनालिका है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर दो। बहुत ही आसान है। देखो परिनालिका कहते कैसे, पहले अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, मैं पहले चित्र बनाता हूं उसका। ये यहाँ पे एक खोखला बेलनाकार पाइप है, इस पाइप के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, ये इस पाइप के ऊपर अपन क्या करने जा रहे हैं, जो तांबे का तार होता है विद्युतरोधी, वो लपेट कर एक परिनालिका का निर्माण करते हैं। देखो इसको मैं अलग कलर से, रेड कलर से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा विजिबल हो। ये देखो, ये हमने तांबे का तार है जो इसके ऊपर लपेट दिया, ये पूरी परिनालिका में, इसको बोलते हैं अपन परिनालिका। ठीक है, मान लिया इसके अंदर धारा बह रही है, ये आई धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है। अब अपन को देखो निकालना, अपन ने मान लिया कि भाई जब इसके अंदर अपन धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र जो है परिनालिका के अंदर कैसे होता है, इस परिनालिका की अक्ष के बिल्कुल से होता है समांतर। ये है आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी चुंबकीय क्षेत्र जा रहे हैं ऐसे गति करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी को, बहुत सिंपल साधारण सी बातें करें। अब एम्पीयर का नियम अपन को कहता है, देखो यहाँ पे भी डीएल यानी अल्पांश लेना पड़ेगा। अल्पांश लेना इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं अपन ने छोटा सा कोई टुकड़ा लिया हुआ, टुकड़ा किसका लिया, तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे चूंकि किसने कहा ना बंद पथ होना चाहिए, तो एक बंद पथ का टुकड़ा हमें लेना पड़ेगा। अब बंद पथ अपन को कल्पना के अंदर मानना पड़ेगा। कैसे, देखो मैं यहाँ पे एक बंद वृत्ताकार नहीं कहूंगा इसको, मैं वर्गाकार बंद पथ की कल्पना करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक परिनालिका है, उस परिनालिका के अंदर मैंने एक वर्गाकार बंद पथ की कल्पना करी है, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ पी क्यू आर एस और पी क्यू आर एस, वापिस पी पे आना तब जाके वो पथ बंद होगा ना। यानी मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ये जो बंद पथ का समाकलन है, ये कौन से बंद पथ है, पी क्यू आर एस पी, ये वाला बंद पथ है। ठीक है, अब देखना, अगर मुझे इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के या चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करना, तो मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये मेरा उत्तर आ जाएगा। चील की निगाह कहाँ पर है, इसका मान निकालने पर है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते, बहुत आसान सा है। इसको समीकरण एक नाम देता हूँ। इसको देखो थोड़ा सा अपन वेरीफाई करके लिखते हैं, कैसे करते हैं। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, बंद पथ के अनुदिश परिसंचारण का मान पी क्यू आर एस और पी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, देखना इसको मैं खोल के थोड़ा सा लिख रहा हूँ। खोल के इसको कैसे लिखूंगा, बहुत आसान सी बात है, पी क्यू आर एस पी, है ना, यानी पूरा एक बंद पथ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो उसको मैं टुकड़ों में लिख रहा हूँ। देखना कैसे, पी से क्यू तक एक टुकड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक अपन चले तो एक टुकड़ा, यानी पी क्यू इसको मैंने लिखा। अब पी से लेके क्यू तक क्या, ये वाली बात, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, प्लस Q से लेके R तक, यानी पहले अपन यहाँ से यहाँ तक की बात कर ली, अपन यहाँ से यहाँ तक के लिए मैंने इसको अलग लिख दिया। फिर Q से लेके R तक अलग इसका पथ मैंने लिया, यानी Q से लेके R तक का जो पथ है Q से R, ठीक है, इसको भी मैं लिखूंगा B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी मैं देखो इसको P Q R S P जो हमारा बंद पथ था, P से Q, Q से R, R से S और S से P, ये जो पूरा बंद पथ है इसको मैं अलग अलग टुकड़ों के लिए देख रहा हूँ। P से Q के लिए मैंने देखा यहाँ पे, फिर मैं Q से R के लिए देख रहा हूँ यहाँ पे, और ऐसे ही मैं फिर देखूंगा R से S के लिए, यानी R से S के लिए B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, फिर S से लेके P के लिए, यानी ये देखो हमारा पूरा P से स्टार्ट हुए थे और P पे वापस पहुंच गए। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपन ने पूरी की पूरी बात कर ली। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो अपन ने बात करी है, इसके अपन अलग अलग स्टेप में देखो थोड़ी सी चर्चा करते हैं। शुरुआत में मैंने कहा भी B वेक्टर की दिशा किधर है, ऐसे जा रही है। आप सभी देखना ये जो PQ पथ है, इस PQ पथ की दिशा भी इधर ही है, यानी PQ पथ और B वेक्टर के बीच में बनने वाला कोण कितना है, 0 डिग्री का। सिंपल सी बात है।
आप यहाँ पे देखना, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर 0 डिग्री कौन बना रहे तो Q से लेके R वाला जो पथ है इसको अगर आप गौर से देखो तो ये तो जा रहा है ऊपर की तरफ और B वेक्टर है इधर की तरफ। कितने डिग्री कोण? 90 डिग्री का, यानी इसके लिए कोण है आपके 90 डिग्री। ऐसे ये वाला पथ देखो, ये भी देखो लंबवत है 90 डिग्री। इस वाले पथ के लिए देखना आपके लिए कोण तो है 0 डिग्री, लेकिन मेरे प्यारे साथियों हमेशा ध्यान रखना जो आपकी परिनालिका होती है ना उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है। यानी जो परिनालिका खाली चुंबकीय क्षेत्र B का मान इसके अंदर अंदर ये बाहर 0 है, यानी इस वाले पथ के लिए जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र है B वेक्टर इसका मान कितना है? 0 है। अब देखना ये सारे मान मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ। आप सभी जानते हो देखो जब मैं डॉट प्रोडक्ट को खोलता हूँ, जैसे क्रॉस को खोलते तो साइन आता है, वैसे इस डॉट को खोलते तो यहाँ पे आता है कोस थीटा। इसको ऐसे खोलते हैं अपन, देखो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर, इसको कैसे लिखूंगा? समाकलन BDL कोस थीटा। यानी जब अपन डॉट को खोलते तो यहाँ पे आता है कोस थीटा। अब देखना इस PQ पथ के लिए थीटा कितना है? 0 डिग्री, तो यहाँ पे कोस 0 लिखूंगा और कोस 0 का मान कितना होता है? 1, यानी इस PQ पथ के लिए इसका मान 1 आ जाएगा, यानी ये बचेगा B डॉट DL। यानी मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ PQRSP, है ना। इसके लिए जो पहला पथ था P से लेके Q तक, तो P से लेके Q तक B डॉट DL, या B डॉट DL जो था उसको मैंने खोल के लिखा तो BL कोस थीटा है, और थीटा चूंकि 0 था तो 0 होने के कारण सीधा मैंने उसका मान कोस 0 का मान 1 होता है वो लिख दिया BDL, इतना बच गया। प्लस इधर बात करता हूँ इसके लिए, एक बार मैं समाकलन निशान बढ़ाता हूँ, एक बार देखते इसका मान कितना आता है। आपने अभी भी देखा भी R से जो S पथ है यहाँ पे कोण का मान कितना है? 90 डिग्री, और कोस 90 का मान मेरे प्यारे साथियों आप सभी जानते हो होता है 0, यानी इसके लिए कोस 90 का मान कितना हो गया? 0। तो ये जब 0 हो गया तो पूरे पथ की कहानी खत्म हो गई। ऐसे इस वाले पथ के लिए देखो यहाँ पे भी कोण कितना? 90 डिग्री, और कोस 90 का मान था 0, तो कोस 90 यानी 0 से इसको गुणा करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे गुणा करते पूरा पथ चूंकि 0 हो जाता ना, तो ठीक ऐसे ही ये वाला पथ यानी Q से लेके R वाला और S से लेके P वाला, ये और ये दोनों जो पथ हैं उनके लिए कोण 90 डिग्री होने के कारण उनका मान कितना हो गया? 0, यानी इसका मान 0, इसका मान 0। अब बात करते हैं थोड़ी सी, देखो इसकी यहाँ पे अभी भी अपन ने बात करी कि B वेक्टर का मान बाहर कितना होता है? 0 होता है। अब यहाँ पे अगर मैं इस P का मान 0 रख दूंगा तो ये वाला पूरा पद भी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। यानी ये जो तीनों के तीनों लास्ट वाले पद है ये तो हो गए खत्म। कुछ कौन बचा? खाली वाला पद बचा, तो ये इसके बराबर आ गया। तो इस प्लस वाले निशान को बैठा देता हूँ। ये बात समझे कि नहीं समझे? अब देखना यहाँ पे आप मुझे बताओ समाकलन जो होता है B का तो होने से रहा, जिसके साथ ऑपरेटर होता है उसका समाकलन होता है, तो अपन B को तो बाहर निकाल लेंगे और DL का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। देखो करते हैं B P से लेके Q तक और DL का मैंने कर दिया समाकलन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो DL किसका टुकड़ा था? एक यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आपका एक वर्ग की भुजा है उसका टुकड़ा था, और वर्ग की भुजा मान लो L लंबाई की है। मान लो जो वर्ग की भुजा है कितनी लंबाई की है? इसको हटा देता हूँ, ये लो स्मॉल L लंबाई हमारी वर्ग की भुजा की है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो टुकड़ा था इस पूरी भुजा का था, इस पूरी भुजा का छोटा सा अपना टुकड़ा था, इसका समाकलन करेंगे तो पूरी भुजा की लंबाई आ जाएगी, यानी इस DL का समाकलन करने से पूरी लंबाई क्या आ जाएगी? L बन जाएगी। P से Q तक समाकलन करना मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई अपनी, तो वो कितनी आ गई? L आ गई। समीकरण नंबर 2 नाम देता हूँ, कोई समस्या नहीं। समीकरण जो ये थी ना आपकी PQRSP, इसके अंदर यहाँ पे समीकरण 1 के अंदर इसका मान मेरे पास कितना आ गया? BL आ गया। कोई समस्या नहीं किसी को। अब चलते हैं इधर वाले स्कोर, देखो अपन ने पहले इधर वाले पद को देखो सॉल्व कर लिया, अब इधर वाले पद को सॉल्व करते हैं। अब देखो इधर वाले पद के अंदर सिग्मा आई। सिग्मा आई क्या होता है? क्या है सिग्मा आई? यह है कुल धाराओं का योग, मैंने आपको एम्पेयर की परिभाषा के अंदर ही बताई। अब मान लो एक बार आप लोग कि ये जो आपकी कुंडली है इसके अंदर बहुत सारे तार लपेटे हुए हैं, एक आध तार तो है नहीं। मान लिया कि एकांक जो लंबाई है, या आप यूं मान सकते हो इसको कि एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या जो है वो स्मॉल n है। मैं दोबारा सुनना, मेरी बात पे गौर करना है, कि शब्द पे गौर करना। माना एकांक लंबाई में फेरों की जो संख्या है वो कितनी है? स्मॉल n है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है तार की? P से लेकर Q तक की कुल लंबाई अपन ने बात करी भी L है, यानी एकांक लंबाई में अगर n फेर है तो टोटल लंबाई में कितने फेर हो जाएंगे? NL फेर हो जाएंगे। और प्रवाहित धारा का मान कितना है? I। तो ये जो जो सिग्मा I है ना आपका, तो सिग्मा I का मतलब क्या है? कुल धारा। और कुल धारा क्या होगी? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या गुणा L कर दिया, यानी पूरी टोटल लंबाई आ गई, उसको अपन I यानी धारा के मान से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कुल धारा का मान आ गया। इसको देता हूँ समीकरण नंबर 3 नाम। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 से जो मान है वो समीकरण 1 में रखते हैं, हमारा उत्तर आ गया। इतना काम है करना। तो देखो समीकरण 2 से मैं मान रखता हूँ B डॉट DL का, इस वाले का, तो कितना आएगा मान? पूरा BL बराबर का निशान बराबर लगाया मैंने, म्यू है मैंने देखो म्यू लिखा, फिर बाद में सिग्मा आई है। तो देखो समीकरण 3 से सिग्मा आई का मान ये रहा मेरे पास, तो इसका मान रखता हूँ NLI। कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर भी L है इधर भी L है, L से L कट गया। बताओ B बराबर क्या आएगा? B बराबर आया म्यू NI। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए इस बार के लिए बनता है प्रश्न। इतना हो गया, बस खत्म। ये बात मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार तो मान लो पेपर के अंदर ये छप चुका सवाल, ठीक है।
तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के पेपर की जो पूरी अपने लेखा जोखा देखा वो ये था। पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। पेपर आपको टेलीग्राम के अंदर अवेलेबल करवा भी दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई बहुत सारा प्यार जो है वो आप लोगों को वीडियो के ऊपर देना है, जितना हो सके प्रसाद देना। फरवरी प्रेम का महीना है और प्रेम के महीने में प्यार में कंजूसी अगर होती है तो भी बहुत दुर्भाग्य की बात समझी आती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखना अपना ध्यान। अगले वाला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर ये कौन सा था, 4th था ना, 5th तो आपका कर चुका, 6th चैप्टर के साथ कल अपन फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।